सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आती है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो सेंट्रॉइड होता है हमारा रिजल्टेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एक्ट कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, उनका सबका रिजल्टेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स क्या है, उसको अगर हम लोग देखें तो अगर कोई एक ये बॉडी है, तो ये बॉडी कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बनी है। कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके बनी है। इन सब का कुछ ना कुछ वेट होगा। W1 इसको ले लेते हैं, W2 इसको ले लेते हैं, W3 इसको ले लेते हैं हम लोग, W4 इसको ले लेते हैं हम लोग, W5। ये सब कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके बनी है। तो इन सभी टुकड़ों का जो टोटल जो ग्रैंड सम होगा, रिजल्टेंट सम F, या फिर इसको हम लोग ले लेते हैं W। ये जो होगा, ये जिस पॉइंट पर एक्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या है, पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट वेयर रिजल्टेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एक्ट्स। ये ऐसा केंद्र है जहाँ पर सभी अणुओं के बल का परिणामी बल कार्यरत होगा, रिजल्टेंट ऑफ और डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एक्ट्स। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि जहाँ पर होल वेट ऑफ बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है, पहली चीज़ तो सेंट्रॉइड एक पॉइंट होगा। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारे बॉडी का वेट, जो टोटल वेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिस पॉइंट पर टोटल वेट कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, इसको सेंट्रॉइड को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी गुरुत्व का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सेंट्रॉइड हम लोग निकालते हैं वो हम लोग ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पर ही हम लोग निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड कैलकुलेशन में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग जान ले तो ये एक प्योरली ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है। ये एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है, मतलब इसका मटेरियल पे कोई असर नहीं पड़ता है। किस प्रकार की मटेरियल है उस पे असर नहीं पड़ता है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। मटेरियल हमारा कास्ट आयरन है कि एलॉय है, कास्ट आयरन है, एलॉय है, मेटल है, ठीक है, कौन सा मटेरियल है उस पे नहीं डिपेंड करता है। ये उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि वो ज्योमेट्री, उसका आकार कैसा है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सेंट्रॉइड समझ में है, सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड पहली चीज़ तो एक सेंट्रॉइड हमारा पॉइंट है जहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एक्ट, होल वेट ऑफ बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, और इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न होता है, और ये प्योरली ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो सेंट्रॉइड के कैलकुलेशन की बात आती है कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे सेंट्रॉइड की कैलकुलेशन की जब बात आती है तो पहली चीज़ हम लोग इधर देखते हैं सेंट्रॉइड हम लोग निकालते हैं। तो जब बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी दो टाइप की होती है, एक होती है सिमेट्रिक बॉडी, और एक होती है हमारी नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक बॉडी वो होती है जिस बॉडी का मिरर इमेज सेम होता है, जिस बॉडी का मिरर इमेज सेम होता है। जैसे कि अगर एक कोई इधर पे हमने बॉडी बनाई, बीच में हमने कोई मिरर रखा, तो ऊपर का जो पोर्शन है वो नीचे के पोर्शन के शीशे के इमेज के समान है, मतलब ऊपर का मिरर इमेज और नीचे का मिरर इमेज सेम है। तो सिमेट्रिक बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बीच में होता है, ठीक है, सेंटर पे होता है, हमेशा सेंटर ऑफ बॉडी पर होता है।
ठीक है, इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि सिमेट्रिक है वो किस एक्सिस के अबाउट है, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पे है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो अभी के लिए आप इतना याद, अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो बॉडी के सेंटर पर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशनल है, वो हम लोग न्यूमेरिकल में देख सकते हैं, एक्स वाई जेड के पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ तय है कि बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड बॉडी। मतलब सिमेट्रिक में सेंट्रॉइड जो होता है हमेशा बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी। नॉन सिमेट्रिकल में क्या होता है, ये बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, या फिर आउटसाइड भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड जो है जरूरी नहीं है बॉडी के अंदर हो, ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जो कि हमको दिखता है नॉन सिमेट्रिकल बॉडीज हैं। नॉन सिमेट्रिकल बॉडी मतलब कुछ इस टाइप की बॉडी, ठीक है, ये इस टाइप की बॉडी, ये कैसी बॉडी होगी, नॉन सिमेट्रिकल बॉडी। आप कहीं से भी इसका एक्सिस ले लीजिए, कोई भी हिस्सा किसी का भी मिरर इमेज नहीं है, तो इस टाइप की बॉडी जो होती है हमारी नॉन सिमेट्रिकल बॉडी होती है। इसमें जो सेंट्रॉइड होता है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है या बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अब सेंट्रॉइड कैलकुलेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग 3 केस पढ़ेंगे, एक तो जो बॉडी 1 डायमेंशन में होगी, एक जो बॉडी 2 डायमेंशन में होगी, और एक जो बॉडी 3 डायमेंशन में होगी। 1 डायमेंशन का मतलब जैसे लाइन हो गया, कर्व हो गया, ठीक है, ये होगा 1 डायमेंशन, इसके बारे में देखेंगे। 2 डायमेंशन में सेक्शन और लेमिना, सेक्शन और लेमिना, इसको हम लोग बोलते हैं काट। ये क्या होता है, ये वो पिंड होते हैं जिसमें थिकनेस, बॉडी की जो थिकनेस होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है, बॉडी की थिकनेस कांस्टेंट होती है। लाइन और कर्व, इसमें क्या होता है, बॉडी का जो एरिया होता है, एरिया की जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, वो हमारा कांस्टेंट होता है। और 3D में हम पूरा एरिया और थिकनेस दोनों को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो 3D में हमारा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये था हमारा सेंट्रॉइड के। अब हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो सेंट्रॉइड आया कहाँ से है, इसकी अगर सोर्स की हम लोग बात करें तो इसका सोर्स है वेरिग्नन्स थ्योरम आप लोग ने पढ़ा होगा। वेरिग्नन्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी पॉइंट पर अगर किसी बॉडी में एक से ज़्यादा फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स वर्किंग कंडीशन में है, तो इन सभी बलों द्वारा मोमेंट का नेट सम बराबर होगा उसके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर। रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा, लेट से उसको अगर मैं एक्स बार ले लेता हूँ, ये बराबर होगा सभी बलों के इंडिविजुअल मोमेंट, अगर मैं एक्स एक्सिस पर ले लेता हूँ तो, ठीक है, प्लस F3x3, ठीक है। अगर कई सारे फोर्स है, अगर यहाँ F1 लग रहा है, यहाँ F2 लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोर्स कौन सा है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कौन से फोर्स की एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम केवल ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के बारे में ही देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही देखना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूँ तो ये अगर Fr इंटू एक्स बार, ये हो जाएगा अपना F1x1 प्लस F2x2 प्लस अगर कई सारे फोर्सेस हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्स बार कितना हो जाएगा, F1x1 प्लस F2x2 प्लस डिवाइडेड बाई टोटल Fr, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो सभी फोर्स का वेक्टर एडिशन होता है, सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन होता है। रिजल्टेंट फोर्स जो होता है सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन है। एक्चुअली सब वेक्टर की ही बात करें तो हम लोग सब में वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर साइन लगा देते हैं, सभी फोर्स का वेक्टर एडिशन होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स बार इक्वल टू F1x1 प्लस F2x2 डिवाइडेड बाई Fr की जगह पर F1 प्लस
F2, इस ऐसे लिख सकता हूँ। और फोर्स हम लोग कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? फोर्स हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही स्टडी कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? m इंटू जी। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m इंटू जी। तो अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये x बार हो जाएगा F1 की जगह पर m1 जी एक्स बार प्लस m2 जी x2 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई m1 जी प्लस m2 जी। ठीक है, जी को अगर मैं कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दूं तो x बार हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस, ठीक है, ये जो भी रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल मास। तो यहाँ से हमारा x बार हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डिवाइडेड बाई मास टोटल। ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मास। ये हमारा x बार आ गया इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, हमने क्या किया है, इसी तरह से हम लोग y बार भी लिख सकते हैं। y बार क्या हो जाएगा? y बार की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा m1 y1, x की जगह y1 प्लस m2 y2 प्लस, ठीक है, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m टोटल। उसी तरह से हमारा y बार भी निकल जाएगा। तो हमने कैसे निकाला? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसको नाम है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की एनालिसिस करते हैं। ये हमने लगा दिया वेरिग्नन्स थ्योरम लगा दिया। यहाँ से x बार को सिंप्लीफाई करके ये निकाल दिया। तो हमारा पहला फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, देखिए इसको अगर हम लोग और सिंपल वे में लिखें तो देखिए फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू एम जी, जो हम लोग लिख रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू एम जी लिख रहे थे। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रो इंटू वी। मास की जगह पे मैं लिख सकता हूँ रो वी इंटू जी लिख सकता हूँ। इफ़ डेंसिटी इज कांस्टेंट, अगर इफ़ मटेरियल जो है सेम है, मतलब एक ही मटेरियल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसकी सारे पॉइंट्स की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। इफ़ डेंसिटी इज कांस्टेंट, अगर डेंसिटी कांस्टेंट होगी मतलब पॉइंट 1 की डेंसिटी पॉइंट 2 के डेंसिटी के बराबर होगी, यही पॉइंट 3 के डेंसिटी के बराबर होगी, एंड सो ऑन। इसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा एक्स बार क्या होता था? एक्स बार था हमारा F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 F4 x4 ये एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टोटल F1 प्लस F2 रिजल्टेंट, यही था। तो फोर्स की जगह पर अगर मैं ये रख दूँ रो वी इंटू जी रख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स बार इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा रो वन वी वन जी इंटू एक्स वन, रो वन वी वन जी इंटू एक्स वन प्लस रो टू वी टू जी इंटू एक्स टू। ये रो वी जी क्या है हमारा? ये है हमारा फोर्स की वैल्यू है। मास की जगह पे हमने रो वी रख दिया और जी एज इट इज प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई रो वन वी वन जी एफ प्लस रो टू वी टू जी। ठीक है, यहाँ पर अगर इफ़ डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो रो वन बराबर रो टू बराबर रो थ्री। ठीक है, तो हम लोग डेंसिटी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो यहाँ से एक्स बार हो जाएगा रो, और जी भी अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा v1 x1 प्लस v2 x2 प्लस v3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ से मैं रो जी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा v1 प्लस v2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बार हो जाएगा हमारा v1 x1 प्लस v2 x2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई, अब ये वाला टर्म क्या है? v1 प्लस v2 प्लस v3, ये टर्म है टोटल वॉल्यूम, टोटल v टोटल। तो ये x बार हमारा वॉल्यूम के फॉर्म में आ गया इतना। अब सिमिलरली x बार इतना आ गया तो y बार कितना हो जाएगा? v1 y1 प्लस v2 y2 प्लस v3 y3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन। तो ये हमारा x बार हो गया, y बार हो गया, ये किसमें? वॉल्यूम के टर्म में। और इसी तरह से हम लोग सेक्शन के लिए हम लोग का क्या रहता है?
थिकनेस रहता है कांस्टेंट, थिकनेस हमारा रहता है कांस्टेंट, थिकनेस कांस्टेंट रहता है, मतलब वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू टी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी, एक्स बार हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा A1 T1 x1 प्लस A2 T2 x2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा A1 T1 प्लस A2 T2। ठीक है, अब चूंकि T1 बराबर T2 है, ये सबके लिए सेम है क्योंकि हम लोग सेक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्शन में थिकनेस हमारा सेम रहता है। तो यहाँ से x बार आ जाएगा, T1 को बाहर लेकर के, सिमिलरली T1 को दोनों तरफ से बाहर लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एरिया, एरिया टोटल। और इसी तरह से हमारा y बार कितना हो जाएगा, y बार हो जाएगा A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई एरिया टोटल। ये हो गया हमारा y के टर्म्स में। ठीक है, सिमिलरली हम इसको लेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। लेंथ के टर्म्स में अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर a की जगह पर क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा लेंथ। अगर मैं लेंथ के टर्म्स में लिखता हूँ तो मेरा x बार हो जाएगा L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस डिवाइडेड बाई L टोटल, ये हो जाएगा हमारा x बार। ठीक है, और y बार हो जाएगा L2 x2 प्लस L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस अगर ज़्यादा एलिमेंट्स है डिवाइडेड बाई L टोटल, तो ये हो जाएगा हमारा y बार। ठीक है, तो हमने क्या है, हमने इसमें 3 फार्मूले पढ़ लिए सेंट्रॉइड के। सेंट्रॉइड के 3 में से यही 3 फार्मूले में से हमको सॉल्व करना है। पहला L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस डिवाइडेड बाई L टोटल इन टर्म्स ऑफ लेंथ, और इन टर्म्स ऑफ एरिया हो जाता है A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस अगर और भी एलिमेंट्स हैं डिवाइडेड बाई A टोटल, और x बार का एक और फॉर्मूला हमने लिया V1 x1 प्लस V2 x2 प्लस डिवाइडेड बाई V टोटल। ठीक है, तो ये x बार आ गया। सिमिलरली हम लोग y बार का भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे 1 डायमेंशन प्रॉब्लम में, जो 1 डायमेंशन की प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे 2 डायमेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी 3 डायमेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो यही तीनों इक्वेशंस हम लोग यूज़ करेंगे। y बार के लिए सेम L1 y1 x की जगह पे y आ जाएगा और x बार की जगह पे y बार आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम होंगी। हम लोग एक प्लेन सेक्शन का हम लोग देख लेते हैं। 1 डायमेंशन की हम लोग अगर बात करें, 1 डायमेंशन प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें, तो 1 डायमेंशन प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कोई भी एक हमारा कर्व है। ठीक है, कर्व दिया हुआ है, इसका मेरे को सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। ठीक है, कोई भी अगर हमारा कर्व दिया हुआ है, मान लेते हैं हमारा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर हमको एक कर्व दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से एक हमको कर्व दिया हुआ है। ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है कुछ इस टाइप से है, ये कर्व दिया हुआ है। ये टोटल एंगल है, इसका टोटल एंगल अगर मैं मान लेता हूँ 2 अल्फ़ा इसका टोटल एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बाउंड्री कंडीशन अगर देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। लेट ये थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा से चेंज हो रहा है थीटा इक्वल टू प्लस अल्फ़ा तक। ठीक है, अब ये कर्व है, 1 डायमेंशन है, तो हमारा लेंथ वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो एक्स बार का फॉर्मूला हो जाता है L1 x1, इसको एलिमेंटल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं एक्स डी एल डिवाइडेड बाय डी एल। ठीक है, और y बार इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एल अपॉन इंटीग्रेशन डी एल। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको देखनी है कि ये जो है हमारा सिमिट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, ये है हमारा सिमिट्री है, सिमिट्री अबाउट
एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिट्री है, तो वाई बार हमारा जीरो होगा। आप यहाँ से सॉल्व करके भी देख सकते हैं और ये वैसे याद भी रख सकते हैं। जिस एक्सिस के अबाउट सिमिट्रिक होगी उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस का जो सेंट्रॉइड होगा वो हमारा जीरो होगा। जिस एक्सिस पे सिमेट्री होगी, एक्स बार पर सिमेट्री है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस वाई बार, इस पे जो हमारा सेंट्रॉइड की वैल्यू होगी वो होगी हमारी ज़ीरो। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से ये था हमारा। ठीक है, तो वाई बार तो यहाँ से हो जाएगा ज़ीरो। आप लोग इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। एक्स बार को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट काटेंगे। एक एलिमेंटल थिकनेस का ये लेंथ के ऊपर एलिमेंटल एक सेक्शन काटेंगे। इसको मान लेता हूँ मैं डीएल। ठीक है, थीटा एंगल पे हमने काटा है और डी थीटा का हमने काटा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्स बार कितना हो जाएगा एक्स बार ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा। यहाँ से ये प्रोजेक्शन, ये अगर ये आर रेडियस का था तो ये प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमारा आर है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ से यहाँ तक आर साइन थीटा। इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, लेकिन वाई बार निकालेंगे तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा एक्स आ गया, एक्स हो गया हमारा आर कॉस थीटा, वाई हो गया हमारा आर साइन थीटा। ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल दिए हमने, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। उसके बाद हम लोग देखें तो एक्स बार हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एक्स मतलब आर कॉस थीटा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब देखिए ये दोनों फंक्शन अलग है, एक थीटा में है एक लेंथ में है, तो या तो हम लोग थीटा को एल में कन्वर्ट कर दें या एल को हम लोग थीटा में कन्वर्ट कर दें। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डीएल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, ये डीएल इक्वल टू आर डी थीटा, डीएल को मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा। ठीक है, तो सब थीटा में हो गए। अब थीटा की लिमिटिंग कंडीशन कितना है, माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा आर कॉस थीटा, और डीएल की जगह पे मैं रख दे रहा हूँ आर डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा और डीएल की जगह पर आर डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक आर तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आर इंटीग्रेशन माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा डी थीटा। तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो एक्स बार हो जाएगा आर कॉस का हो जाता है साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और कंडीशंस माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा, हो जाएगा आर, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे कर दिया है, डिवाइडेड बाय थीटा की जगह पर अल्फ़ा माइनस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हमको देखनी है, ये जो साइन माइनस अल्फ़ा जो टर्म आ रहा है साइन माइनस अल्फ़ा, तो हमारे पास होता है कि साइन माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार कितना हो जाएगा आर, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू अल्फ़ा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी टू आर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई टू अल्फ़ा, टू से टू कैंसिल, तो यहाँ से हमारा जो एक्स बार आ जाएगा वो आ जाएगा आर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। ये आ गई हमारी एक्स बार की वैल्यू, मतलब एक्स बार आ गया आर साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये डेरिवेशन कुछ इस प्रकार था, हम लोगों को कर्व का निकालना है। एक्स बार हो जाएगा एक्स डी एल अपॉन डी एल, वाई बार हमने ये देखा था, ये हमारा कर्व था, माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा ऐसे वेरी कर रहा था, ये हमारा एक आर्क है माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा। ठीक है, एक्स बार पे सिमेट्रिक है, वाई बार जीरो होगा। आप यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं, इसका हो जाएगा आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन या कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस माइनस अल्फ़ा कॉस, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कॉस अल्फ़ा ही होती है, तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो आप लोग खुद से कर सकते हैं, वो सिंपल इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस आर की जो एक्स बार आ जाएगी आर साइन अल्फ़ा अल्फ़ा, मतलब
एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, पहले तो वाई बार जीरो मतलब इसी लाइन पर इसकी सेंट्रॉइड होनी है, और यहाँ पर कहीं पर उसकी सेंटर पॉइंट है, ये हो गई इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हो जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी।